हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास नंबर 11 तरंग रहेगा। इसमें फिजिक्स का चैप्टर है। काफ़ी बेहतरीन चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन लाने की उम्मीद है। मैं 100% इसलिए कहता हूँ क्योंकि 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है इस ज़माने में, इसलिए मैं 80% यहाँ पे इस क्वेश्चन से दे रहा हूँ। 20% आपका रहेगा करंट के माध्यम से, जो कि साइंस ही रहेंगे लेकिन उसको करंट के माध्यम से दिए जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 80% आपको सटीक जो भी क्वेश्चन रहे इंपॉर्टेंट, आप ठोक बजा के यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में छपने वाला है। चाहे आप ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम से दे रहे हो, साइंस का क्वेश्चन जहाँ भी पूछता है हर एक तरह से वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं थे। आइए क्लास को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही आप इस चैनल पर नहीं आया है तो नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रोजाना अपडेट लेने के लिए। तरंग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि 2021 के अंतराल में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामों में अभी नज़दीकी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपका एक्स किरणें हमारा सही हो जाता है, एक्स किरणें। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस तरंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी कलर का सबसे कम होता है। और कहेगा कि तरंग दैर्ध्य सबसे सर्वाधिक लंबी किसकी होती है। तो लाल का कर दीजिएगा, लाल का कर दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा, नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब ध्यान पड़िएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगुनी हो जाती है। कारण वेग बराबर क्या हो जाता है, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। और इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर क्या निकल कर आ जाएगा, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। तो आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषताएं नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा माध्यम एक तरंग की विशेषता। माध्यम किसका विशेषता है, तो ये अगले चैप्टर में आएगा, ध्वनि में। अगला चैप्टर की अगला क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं कि यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ पर क्या असर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपका, ये घटती है। क्या होता है, ये घट जाती है। अगला, तरंग दैर्ध्य का एक फार्मूला भी होता है, व्यक्त आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। मिलान कीजिएगा और आंसर नीचे कमेंट किसी में करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पे ऐसे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली दिया जाता है। सबसे पहले रेडियो तरंगे किससे मिलता है, सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त किरणें और गामा किरणें कहाँ कहाँ से कौन कौन से सम्मिलित, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो रेडियो तरंगे सबसे पहले कर दीजिएगा, रेडियो तरंगे सबसे पहले कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेलुलर फोन। रेडियो तरंगे क्या हो जाएगा, सेलुलर फोन। इसका प्रयोग सेलुलर फोन के लिए किया जाता है। ठीक है। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे क्या होता है, सूक्ष्म तरंगे क्या होता है। क्वेश्चन पूछेगा सूक्ष्म तरंगे क्या होता है, तो इसका विमान नेविगेशन इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। अवरक्त किरणें क्या होता है, तो भाई साहब अवरक्त किरणें हमारे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट स्विच को चलाना हो जाता है। और गामा किरणें क्या होते हैं, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा बनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा इसी से सही हो जाता है। यहाँ पे सारा चीज़ दिया भी गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट के उस उपकरण को संकेत देता है जिससे यह नियंत्रित होता है या करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अवरक्त। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अवरक्त हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संरक्षण की दिशा में कंपन करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा समानांतर। चलिए अगला प्रश्न, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, बिरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। तो यहाँ पे हवा के दाब से संबंधित तो निम्न हो जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऊंच हो जाता है। लीजिए इस फिगर को देखिए, इस तकनीक में क्या इस्तेमाल किया जाता है, इस तकनीक को क्या कहा जाता है, कौन सा तकनीक, तो प्रसर्व तरंगे को। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है
क्या हो जाता है आंसर। यहाँ पे इस फिगर को देख लिए। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, चिकित्सा वाले करते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, चलती तरंगों के चढ़ाव गति 25 मीटर पर सेकंड, नाव की हिलने की आवृत्ति क्या होती है। नाव की हिलने की आवृत्ति को हम लोग 0.20 हर्ट्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, तब बंधु यहाँ पर 0.02 सेकंड हमारा सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यह किस प्रकार के तरंगों पर चर्चा करती है। तो यह किस प्रकार के तरंगों की चर्चा करती है, तो हमारा अनुप्रस्थ हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, कंपन कर रही वस्तु का समानांतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो हमारा हो जाएगा 25 हर्ट्ज। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, किस विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो बनने वाली लहरें हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाती है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सा नहीं है, ध्वनि तरंग है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी हिस्सा 100 मीटर अलग है, तरंग की ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर सेकंड इनवर्स है, तो नाव को हिलने की आवृत्ति को क्या कहते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर 0.25 हर्ट्ज हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है, कहेगा कि नाव को हिलने की आवृत्ति, नाव की हिलने की आवृत्ति ये है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो कहेगा कि तरंगों के सिर का वेग और तरंग का ऊपरी सिरा, यानी कि 25/100। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न का विरलन प्रतिक्रिया शामिल होती है। विरलन प्रतिक्रिया, तो हमारा आंसर होता है अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तरंग का वेग v आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो मान क्या निकल कर आ जाएगा। तो आप कहिएगा v बराबर f लैम्डा। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से फार्मूलाबाज वाला पूछेगा कि आवृत्ति और काला विधि में क्या अंतर है या क्या संबंध है। बात वही है, तो आपका आंसर हो जाता है t बराबर 1/μ। आइए, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति 380 मीटर पर सेकेंड है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 0.45 मीटर। अगला, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। किस लेटर में, ग्रीक लेटर में, तो लैम्डा हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर जाता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ हो जाती है। भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है, लेकिन प्रकाश तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्ध्य। और ये किस में बात की जाती है, हवा में बात की जाती है। क्वेश्चन है किसका मात्रक है जो एक तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। तो आप कहिएगा ऊंचाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहेगा कि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके तरंग दैर्ध्य पर, भैया जी इसकी तरंग दैर्ध्य पर कमी आ जाती है। लीजिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, तो यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तरंग की आवृत्ति हमारा 22,600 हर्ट्ज हो जाएगा। 22,600 हर्ट्ज हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लगा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे
तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, मूल का आधा हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है और उनके तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, L द्वारा। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन के रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से क्या बढ़ती है, आयाम बढ़ने से। अगला प्रश्न कहा जा रहा है हमारा कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो तरंग की आवृत्ति हमारा निकल के आ जाएगा 16 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा अगला प्रश्न है कि तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में सभी को कहा जाता है, तो सभी को हम लोग तरंग की विशेषताएं कहते हैं, जैसे कि तरल है, चाल है, आयाम है, तरंग दैर्घ्य है और आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे तरंग। याद रखिए क्वेश्चन कह रहा है तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम किस प्रकार से होता है, तो भैया जी तरंग का आयाम माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी को कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। लीजिए, एक स्रोत तरंग 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा 1.33.33 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला है कि आवृत्ति डॉट स्थान में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि परिघटना प्रति दोहराई जाती है, तो परिघटना प्रति दोहराई जाती है हर्ट्ज के रूप में। किसके रूप में, हर्ट्ज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 39 नंबर क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो आपको ये संपीड़न कहलाता है। संपीड़न काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, आपका आंसर भी ज़्यादातर यही रहता है। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी L है तो तरंग दैर्घ्य होगी, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, तो 2L हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, तो सर्वाधिक लंबी किसकी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर जब भी ऐसा पूछेगा तो 50 हर्ट्ज याद करके रखिएगा, 50 हर्ट्ज आपका आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम मत लीजिएगा, 20/0.4 कीजिएगा, यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा तो 1.10 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 दूनी के 200 हो जाएगा 4, आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। सिंपल। लीजिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग की तरंग उत्सर्जित करता है तो तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो भैया जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, 3 सेकंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है, तो गहराई को इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग आयाम कहते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, तो लगने वाले समय को हम लोग तरंग का समय काल कहते हैं, तरंग का समय काल कहते हैं। भैया जी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो समय अंतराल क्या होगा, तो आप कहिएगा 0.05 सेकेंड होगा। लीजिए, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो हवाई अड्डे में हम लोग प्रयोग करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का किसका, एक्सरे किरण का। किसका एक्सरे किरण का। ठीक है, चलिए अगला बात कर ले क्वेश्चन के, तो अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड किरणें क्या होती है, तो इंफ्रारेड किरणें हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो हमें ऊपर ही पढ़ा था गामा किरणें, ऊपर ही पढ़ा था गामा किरणें। कुछ इसका नाम और कुछ इस प्रकार से इसका दिया गया है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं गामा किरणें में अगर तरंग दैर्घ्य परिसर की बात की जाए तो कितना होता है 10⁻14 से 10⁻−10 मीटर तक होता है। खोजकर्ता कौन है, बेकुलर। ये तो आपको 10 मिनट के लिए याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। एक्सरे किरण का क्या हो जाएगा, रॉटजन। पराबैंगनी किरण का क्या होगा, रिटर। और दृश्य विकिरण का न्यूटन। और रक्त विकिरण का क्या हो जाता है, हर्शल। और लघु रेडियो तरंगिका का हो जाता है हेनरिक हटर्स। और दीर्घ रेडियो तरंगिका का होता है मार्कोनी।
ऑप्शन चोरी बताइए कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था, तो आपका हो जाएगा आइजैक न्यूटन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा हमारा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या होता है, तो सूर्य द्वारा उत्पन्न हानिकारक विकिरण पराबैंगनी विकिरण हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा है किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या होती है, तो किए गए दोलनों की संख्या हमारा आवृत्ति सही हो जाता है। अगला कहा जा रहा है ध्वनि की आवृत्ति भी तरंग लैम्डा और चाल भी बीच की संबंध क्या होता है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है भी बराबर लैम्डा एन। लीजिए जवाब दीजिए कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकंड है, तो इस तरह की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिएगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है भैया जी यहाँ पे आंसर कीजिएगा यहाँ पे 0.72। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संरक्षण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करती है, ये हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर इतना ही आपको क्वेश्चन दिया गया था और ये सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर इंड हो जाता है। मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं किया तो शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।